आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साइंस की ब्रांच है जिसे हम एक्चुअल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता करते हैं कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। अपने पास अननोन सैंपल होता है, उसके अंदर हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का पता करना होता है। ठीक है, इसी ब्रांच को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हमें एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और स्पेक्ट्रम से हम एनालाइज कर लेते हैं कि अपने पास कौन सा मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट है या नहीं सैंपल के अंदर। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले कि अपने पास एक सैंपल होता है जिसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है ये हमें डिटरमाइन करना होता है। उससे पहले एक सोर्स होता है जिससे ईएमआर निकलती है। ईएमआर क्या होती है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होता है, दोनों से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये क्या करती हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेव्स निकलती हैं उनको बोलते हैं ईएमआर। कैसे देखते हैं, अपने पास एक्सिस है, ठीक है, मान लिया ये वेव है, ठीक है, ये मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा माना है? ये वाला, तो मैं इसको लिखता हूं वाई ओ एक्स, ये है इलेक्ट्रिक। ठीक है, और जो ये है प्लेन के अंदर, इसको बोल रहा हूं मैं जेड ओ एक्स, इसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जेड ओ एक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहाँ मिलेंगी? इसकी इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें जो रेडिएशन मिलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगी। तो इनके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी? जेड ओ वाई। ठीक है, और ये वेव नेचर की होती है। वेव नेचर आपने पहले भी स्टडी की होगी, हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें वेव नेचर के बारे में, तो इसको हम कौन सी यूनिट से डिटरमाइन करते हैं? लैम्डा से, वेवलेंथ से, या फिर फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, या फिर वेव नंबर से। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होते हैं? तो अगर मैं पहले वेवलेंथ की बात कर लूँ, तो वेवलेंथ यहाँ से ये क्रेस्ट होते हैं, इनसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ वेव फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी स्पेस या किसी एरिया में से पर सेकंड निकलने वाली वेवलेंथ। ठीक है, पर सेकंड निकलने वाली वेवलेंथ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं वेव नंबर की, ये तो हो गया लैम्डा वेवलेंथ, फिर होगी फ्रीक्वेंसी, फिर आ गया वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि अपने पास एक फिक्स रीजन होता है कि 1 मीटर लेंथ के अंदर से कितनी वेवलेंथ गुजरी है, उसको उस हिसाब से हम बोलते हैं कि वेव नंबर। ठीक है, 1 मीटर लेंथ में से कितनी, एक फिक्स रीजन होता है उसमें से कितनी वेव नंबर गुजरती है, उनको बोलते हैं
वेव कितनी वेव गुजरती है उनको बोलते हैं वेव नंबर। अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि जो वेव गुजरती हैं वो तो एक फिक्स होगी, तो फिक्स नहीं होती, हर लाइट के लिए अलग अलग वेव होती है। जैसे मैं बात कर लूँ रेड लाइट, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात कर लूँ सेकंड वॉयलेट की, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो 1 मीटर लेंथ के अंदर से अगर मैं 1 मीटर छोड़ो, मैं ये रीजन बात कर लेता हूँ, इस रीजन में से कितनी वेव नंबर गुजरेंगी। तो रेड की बात करूँ तो मान लो मैं ये रेड बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये कितनी गुजरी है, इतनी गुजर पाई। लेकिन अगर मैं बात करूँ वॉयलेट की तो ये कितनी गुजरेगी। इस टाइप से हम वेव नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फिनोमिना पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई वेव आती है और मैटर से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हमने पहले पढ़े हुए फिनोमिना। तो जैसे ये सरफेस है, यहाँ से वेव आ रही है, ये टकरा के उसी एंगल से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस थीटा से आई थी उस थीटा से निकल जाए। दूसरा आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर कोई मीडियम है और वेव आ रही है, और उस मीडियम का हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मान लो ये पहले हवा में से आ रही थी, ठीक है, एयर में से आ रही थी, अब लाइट ये भी वाटर में जा रही है, तो वाटर में जाएगी तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन डाउन हो जाएगी या डिक्रीज करेगी, इस टाइप से। तो ये जो डिक्रीज आया है थीटा के अंदर, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर ये किस वजह से होता है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। थर्ड नंबर पे बात कर देता हूं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अपने पास मान लो कोई स्लिट है, ठीक है, और हम यहाँ से शोर से लाइट डाल रहे हैं, तो ये लाइट क्या करेगी, इन किनारों से टकराने के बाद में ऐसे फैल जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, इसी चीज को बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। जैसे अपने पास कोई स्लिट है, उसके अंदर हमने फोर बना रखा है, लाइट डालेंगे तो फोर के किनारों से टकरा कर वो लाइट ऐसे डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। फिर आता है फोर्थ नंबर पे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग स्कैटरिंग क्या होती है कि जब लाइट मॉलिक्यूल से टकराती है, तो मॉलिक्यूल के अंदर से गुजरेगी तो क्या होगा, जिस इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी या जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही थी, उस फ्रिक्वेंसी या तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी या फिर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है स्कैटरिंग, जब मॉलिक्यूल के अंदर वेव आए तो वो गुजरे तो वन, जैसे यहाँ से आ रही है तो यहीं से अगर गुजरेगी तो इसको बोलेंगे 180, ठीक है। तो और अगर यहाँ से नहीं गुजरे, इधर चली जाए या फिर इधर चली जाए, तो अदर देन 180 डिग्री से अगर पास आउट होती है, तब हम उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। 180 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए तो स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आ रही है उससे डाइवर्ट होनी चाहिए, 180 एंगल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं कि आने वाली फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, या तो ये दोनों बराबर हों, इंसिडेंट लाइट और जो ट्रांसमिट हो गई यारी लाइट वो एक दूसरे के बराबर हों। इस टाइप की जो स्कैटरिंग होती है उसको बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग दूसरी होती है इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो, अगर ऐसा है तब इस टाइप की स्कैटरिंग को बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है, इसी वजह से हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है स्कैटरिंग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन की।
डिस्पर्सन क्या होता है, इस फिनोमेना को समझने के लिए हमें प्रिज्म की जरूरत पड़ती है। प्रिज्म को तो सबका देखा हुआ होगा, जब सनलाइट आती है तो इसके अंदर से 7 प्रकार की लाइटें निकलती हैं, ठीक है ना, जिसको हम विबग्योर से डिनोट करते हैं, ठीक है। लास्ट होती है आर, रेड, वॉयलेट, विबग्योर, ठीक है, बीच वाली रेडिएशन होती है। तो ये क्या होती है, रेडिएशंस के हिसाब, वेवलेंथ के हिसाब से होती है। तो जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की इसमें सबसे कम होगी, तो इस टाइप से ऐसे ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, और यहाँ से आएंगे तो घटती है। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सबसे नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये है तो रिफ्रैक्शन टाइप में है, लेकिन ये इसके अंदर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। अगर किसी भी मीडियम के अंदर से हम कोई वेवलेंथ को गुजार रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उस वेवलेंथ को उतने ही थीटा से डिक्रीज कर देगा, एंगल को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और उसके अंदर भी एक चीज होती है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम डिक्रीज होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं रेड लाइट की बात कर लूँ तो रेड लाइट की वेवलेंथ इस टाइप से होती है, और अगर मैं वॉयलेट की बात करूँ वही वॉयलेट की वेवलेंथ इस टाइप से होगी, ठीक है। अगर इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो रेड लाइट हल्का सा डिक्रीज करेगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन वॉयलेट लाइट की इस वेवलेंथ सबसे कम है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे डिक्रीज कर जाएगी, इसका थीटा बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 और छोटे छोटे फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम सैंपल के अंदर वेवलेंथ या रेडिएशन डालते हैं तो सैंपल क्या करेगा, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशंस को, ईएमआर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कब गया वो, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में, ठीक है। इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इमिशन की अगर बात कर ले कि मान लो कोई मॉलिक्यूल पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है और वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट में आता है, और ग्राउंड स्टेट में आते हुए वे वो कुछ एनर्जी को एमिट करता है, कुछ रेडिएशन को एमिट करता है। वो रेडिएशन उतनी ही होती है जितना, मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, आते वक्त कुछ रेडिएशन को एमिट करता है, तो वो उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन को एमिट करेगा जितना इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जब मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाता है तो जितनी एनर्जी को गेन करता है, तो इमिशन स्पेक्ट्रा में अगर इतना ही गैप है तो उतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। इस टाइप से 2 टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं अपने पास, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी के बेस पे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दूसरी है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक टॉपिक है अपने पास, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन जो अपने पास ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन सबसे इजी है। ये क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने ट्रांजिशन हो रहे हैं उनके लिए जितनी एनर्जी जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। जैसे कोई मॉलिक्यूल है अपने पास, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ईएमआर आ रही है, ठीक है, इसको हिट कर रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, या तो न्यूक्लियस की स्पिन स्टार्ट हो जाएगी, या फिर मैं बात करता हूं कि ट्रांसलेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड क्या है, हिट करने के बाद में 2 मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल ये रोटेशन स्टार्ट कर दे, अपनी एक्स से रोटेट करना स्टार्ट कर दे, या फिर स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाए इसमें, वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग के बाद में इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस टाइप से। तो ये जो चारों मोशन होते हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ई टोटल
इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये टोटल होता है, इन सबका सम होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ये क्वांटाइज नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्वांटाइज नहीं माना जाता है। बाकी सारे जो मोशन होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, वो क्वांटाइज होते हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूँ ई इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इस टाइप से ये सारी एनर्जी जो होती हैं इनका सम होता है ये टोटल, और ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ई वाइब्रेशनल की, फिर ई रोटेशन सबसे कम होती है एनर्जी। ठीक, ये एनर्जी का क्रम होता है। तो बोन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि ये सारी एनर्जी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। तो मैं बात कर लूँ, अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो जो ट्रांजिशन होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप कितना मिलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन की तो उनके अंदर एनर्जी गैप हल्का सा कम मिलेगा। और अगर मैं बात करूं रोटेशनल की तो उनके अंदर एनर्जी गैप और भी कम मिलता है, सबसे कम। इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन, ये बोन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इतना कहता है कि जो जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं उनकी एनर्जी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। अब हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ईएमआर से रिलेटेड कि ईएमआर कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में ईएमआर की बात करें हम, तो फर्स्ट नंबर पे आती है रेडियो वेव। सेकंड नंबर पे आती है माइक्रोवेव। थर्ड नंबर पे आती है इंफ्रारेड। फिर आती है यूवी विजिबल। फिर आती है एक्स रेज, और फिर आती है गामा रेज। ठीक है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे इस तरफ से इस तरफ जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, हम बात करते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर स्पिन स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस स्पिन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है रेडियो वेव से। ठीक है, और वो न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करके स्पिन होना स्टार्ट कर देता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस का स्पिन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस स्पिन। नेक्स्ट बात करें माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड है, दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो आपस में रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके रोटेशन अपने एक्स से रोटेशन, तो रोटेशन जो होता है वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर होता है। माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल और रोटेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या होगा, मॉलिक्यूल के सिंगल बॉन्ड के अंदर स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे उसके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है यूवी विजिबल। यूवी विजिबल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन स्टार्ट कराता है, इलेक्ट्रॉन निकल के अपर लेवल में चले जाते हैं, जैसे हम फ्री रेडिकल पढ़ते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। फिर बात करें एक्सरेज। एक्सरेज क्या करते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन शो करते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन शो करते हैं। फिर बात करें हम गेमा रेज की। गेमा रेज सबसे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। ये क्या करती हैं, ये करती हैं जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसके अंदर या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस को ही
ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, जिससे उनकी स्पिन चेंज हो जाती है। तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस का ही ब्रेक डाउन होता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड ही होती है हमारे। फिर अगर हम बात करें रेडियो वेव की, रेडियो वेव के अंदर हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं जिसमें न्यूक्लियस के स्पिन से रिलेटेड होता है, तो इसमें हम करते हैं NMR। फिर अगर हम बात करें माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के अंदर हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड के अंदर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन से रिलेटेड, और एक्सरेज के अंदर हम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, इस टाइप की हम, और गैमा रेज से हम मोस्ट बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इन रीजन के अंदर आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। और कोई ये ना समझे कि सर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहा है, डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ अभी एग्जाम है तो मैं सिर्फ शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट फटाफट आप नोट्स के अंदर पढ़ो और इसको देख के समझ लो तुरंत कि कौन से टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम अब बात करें, हमने अभी तक EMR पढ़ा है, ठीक है। फिर EMR निकल के जाती है सोर्स से और सैंपल को हिट करती है। फिर हमने ये पढ़ लिया सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल होती है, तो मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से जो फिनोमेना यूज में आते हैं, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्सन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ये सब चीजें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ से ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगी और एनालाइजर के थ्रू हमें रिकॉर्डर पे, ये जो एनालाइजर होता है, रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रा मिलता है देखने को, इस टाइप का स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा हमें क्या बताता है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया, जहां पे एब्जॉर्प्शन आएगा वहीं पे पीक आएगी, इसको पीक बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इससे रिगार्डिंग इसकी स्टडी करते हैं, तो इसका नाम देते हैं हम बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है, द विड्थ एट हाफ हाइट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। मतलब अपने पास अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ पे h है, तो इसकी हाफ हाइट h/2 पर जो विड्थ होगी उसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ, ठीक है। अपने पास अब दो टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं, ठीक है, एक इस टाइप की, एक इस टाइप की। इसको बोलते हैं हम शार्प लाइन, इसको हम बोलते हैं ब्रॉड लाइन, ठीक है। तो एक जो एनालाइजर है या फिर कोई एनालिसिस करने वाला है, वो क्या क्या चाहेगा कि इस टाइप की लाइन मिले या इस टाइप की लाइन मिले, तो हम बताएंगे कि जो इस टाइप की लाइन आती है स्पेक्ट्रल लाइन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। अपने पास कोई कोई कौन सा मॉलिक्यूल सटीक इंफॉर्मेशन देगा ये, ठीक है। और ये जो ब्रॉड लाइन है, ब्रॉड पीक है, ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है ना, नियर अबाउट इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये इनसे हम पता नहीं कर पाते हैं। तो अब हम ये कैसे पता करें कि ब्रॉड लाइन क्यों आ रही है, शार्प लाइन क्यों आ रही है, इसके बारे में पता करते हैं। तो मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें OH बॉन्ड भी है, CO बॉन्ड भी है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि OH की स्ट्रेचिंग, मान के चल रहा हूँ कि OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 है, ठीक है। तो हम स्पेक्ट्रा पे कैसे दिखाएंगे, स्पेक्ट्रा अपने पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अपने पास जो स्पेक्ट्रा आएगा, जहाँ पे 2 आएगा वहीं से ही स्पेक्ट्रल लाइन स्टार्ट हो जाएगी, 3 तक आएगी और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके अपने पास स्पेक्ट्रल लाइन स्टार्ट होती है। तो हम बता सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में आ रही है, तो हम बता देंगे कि इसके अंदर OH स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम अगर बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर आ जाएं कि इनकी एनर्जी स्ट्रेचिंग के बीच में परटर्बेशन जनरेट कर दें, ठीक है। तो परटर्बेशन मेन चीज होती है जो क्या करेगी, इस फ्रीक्वेंसी को परटर्ब कर देगी। आनी तो ऐसी चाहिए थी लाइन, फिर आएगी ऐसे, वो बढ़ के इस टाइप की आ जाएगी, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो इसको ब्रॉड पीक बोलते हैं।
जो कि मतलब हम बता नहीं सकते कि कौन सा ये सटीक मॉलिक्यूल है या नहीं है, लेकिन इस इशारा लाइन से हम बता सकते हैं कि यहाँ सटीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसी लाइन आनी जरूरी है। कि ब्रॉडनेस क्यों आती है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि ब्रॉडनेस क्यों आती है, तो मेन जो रीजन होता है वो एनर्जी के अंदर चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी में चेंज की वजह से ही ब्रॉडनेस आती है, लेकिन उसके भी 3 फैक्टर हम मेनली पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है अनसर्टेनिटी रिलेशन और नेचुरल लाइन विड्थ। डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोलिजन ब्रॉडनिंग। ठीक है, अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, ये हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। तो हम बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड है अनसर्टेनिटी रिलेशन। इसमें हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कहती है कि ये रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं मेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन के अंदर जाऊं तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी फाइंड आउट करने जाओगे तो उसकी पोजीशन आपको पता नहीं होगी कि वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, अगर आप उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हो। और अगर आप उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने जाओगे तो उसकी एनर्जी को आप एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये अनसर्टेनिटी है कि अगर आप दोनों को एक साथ कैलकुलेट करो तो इतनी अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, इतनी जो है अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट होगी ही होगी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम इतनी होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, वहाँ हमें पता होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। मैं अगर यहाँ रखूँ तो इसको रखूँगा एच डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई डॉट डेल्टा टी। ये अपने पास अनसर्टेनिटी रिलेशन आ गया है। ये क्या कहता है कि टाइम के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करती है, मतलब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, टाइम घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो ट्रांजिशन कर शो कर रहा है तो वो जितने ज़्यादा टाइम के लिए करेगा उतनी ही अपने पास जो फ्रीक्वेंसी में चेंज कम आएगा, जितनी कम टाइम के लिए करेगा उतनी फ्रीक्वेंसी में चेंज ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि अभी जो फ्रीक्वेंसी के अंदर नेट चेंज है वो कम आना चाहिए शार्पर लाइन के लिए, इसलिए टाइम ज़्यादा होना चाहिए। इस टाइप से हम अनसर्टेनिटी रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होती है, डॉपलर ब्रॉडनिंग जो अपने पास सैंपल है उसकी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है कि वेलोसिटी में जो अपने मॉलिक्यूल है जो वेवलेंथ की तरफ आ रहा है या फिर वेवलेंथ से अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, तो जो उसके पास आ रहा है तो उसके एब्जॉर्बेंस में अलग चेंज आएगा, जो उससे दूर जा रहा है उसके एब्जॉर्बेंस में, तो ये जो चेंज आता है उसकी वजह से ब्रॉडनेस क्रिएट होता है। ठीक है, थर्ड रीजन है कोलिजन ब्रॉडनिंग। कोलिजन ब्रॉडनिंग भी जी है, तो उसमें क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में आते हैं तो टक्कर होती है। टक्कर होती है वो किसके बीच में होती है, उनके उसके बाहर जो एनवायरनमेंट है इलेक्ट्रॉनों का उनके बीच में रिपल्सन होता है, उसी को बोलते हैं हम कोलिजन। उसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी के अंदर परटर्बेशन जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं हम कोलिजन ब्रॉडनिंग। इसकी वजह से ब्रॉडनिंग आती है।